दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत के अंदर सबसे पहले 2G, 3G और 4G सर्विसेज कौन लेकर आया था? दोस्तों जो कंपनी इन सर्विसेज को इंडिया के अंदर लेकर आई थी वो कंपनी एक टाइम में टेलीकॉम सेक्टर की सक्सेसफुल कंपनीज में से एक थी और उसका नाम था एयरसेल। मैं आपको बता दूं एयरसेल के पास एक टाइम में टेलीकॉम सेक्टर का 7.5% का मार्केट शेयर था और 8.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे और ये जो कंपनी थी प्रॉफिट भी कमा रही थी, करोड़ों में प्रॉफिट कमा रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एयरसेल बैंकरप्ट हो गई। इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाते और साथ ही साथ में इनके ऊपर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा चढ़ चुका था। तो दोस्तों एयरसेल के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बर्बादी की कगार पर आके खड़ी हो गई, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एयरसेल बर्बाद क्यों हो गई। दोस्तों एयरसेल कंपनी की शुरुआत चिन्नाकरन शिवाशंकरन ने 1999 में की थी। अपने शुरुआती दिनों में यह कंपनी सिर्फ तमिलनाडु में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड किया करती थी। नेटवर्क की अच्छी रेंज होने के कारण बहुत ही जल्दी ये कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम कंपनीज में से एक बन गई, जिसके बाद में इसके इस परफॉर्मेंस को देखते हुए 2005 में मैक्सिस जैसी बड़ी कंपनी ने इसके 74% शेयर्स में अपनी हिस्सेदारी खरीद ली। दोस्तों जिसके बाद में एक अच्छा बैक सपोर्ट मिल जाने की वजह से एयरसेल की जो नेटवर्किंग रीच थी वो और भी स्टेट में बढ़ गई और देखते देखते कंपनी ने तमिलनाडु के साथ साथ आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा जैसे 4 बड़े स्टेट में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया। दोस्तों 2010 ये वही साल था जब 3G नेटवर्क भारत में कदम रख रहा था, जिसकी नीलामी में एयरसेल ने करीब 65 बिलियन रुपए जैसी बड़ी बोली लगाकर इंडिया के 13 सर्कल्स में 3G स्पेक्ट्रम की शुरुआत की थी, जिसमें आसाम, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरला शामिल है। 3G नेटवर्क का इतना बड़ा जाल बिछाने के बाद में एयरसेल का मार्केट भारत में काफी तेजी से ग्रो करने लगा। शायद इसी वजह से एयरसेल कंपनी ने अपना सारा फोकस और इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में लगा दिया। तभी तो ब्रांड के प्रमोशन के लिए एयरसेल ने काफी सारे एडवर्टाइजमेंट किए और साथ ही साथ में IPL में भी स्पॉन्सरशिप करना शुरू कर दिया। तभी तो चेन्नई सुपर किंग्स के 2 साल बैन होने से पहले एयरसेल उनकी स्पॉन्सर हुआ करती थी और चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी के ऊपर सेंटर में एयरसेल का नाम प्रिंट हुआ करता था। दोस्तों ये वही साल था जब महेंद्र सिंह धोनी एयरसेल के ब्रांड एम्बेसडर थे और चेन्नई की जर्सी में धोनी ने एयरसेल को काफी प्रमोट भी किया था। और दोस्तों ये वही टाइम था जब एयरसेल के लिए इंडिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी मार्केट में एंट्री होती है जियो की। दोस्तों अभी तक इंडिया में 3 तरीके की ब्रॉडबैंड सर्विसेज अवेलेबल है। सबसे पहली होम ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जिन्हें पर्टिकुलरली एक जगह से ऑपरेट किया जा सकता है, लाइक वाईफाई और लैंड नेटवर्क। इसके अंदर लैंडलाइन की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। दूसरा होता है फोन ब्रॉडबैंड सर्विस, जिन्हें हम अपने फोन के थ्रू ऑपरेट करते हैं, लाइक फोन में चलने वाला 3G, 4G, 5G नेटवर्क विद फोन कॉलिंग फीचर। तीसरा होता है वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जिसमें नेटवर्क तो होता है बस फोन कॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है। इन्हें आप बस डोंगल के थ्रू यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जियो की बात करने के बाद में मैं अचानक से आपको ये सब क्यों बोल रहा हूं। दोस्तों वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज में फोन कॉल की सर्विस अवेलेबल ना होने के कारण एयरसेल, वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट नहीं किया करती थी। तभी तो 2010 में वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस के ऑक्शन में इन चारों में से कोई भी कंपनी सामने नहीं आई थी और यहीं पे इन्फोटेल नाम की एक छोटी सी ब्रॉडबैंड कंपनी ने इस नीलामी में अप्लाई किया था। दोस्तों अप्लाई के टाइम पे इन्फोटेल का जो टोटल रेवेन्यू हुआ करता था वो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास था। ऑक्शन के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो भी कंपनी वायरलेस ब्रॉडबैंड लेना चाहती है उसके पास कम से कम 2,500 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी होना चाहिए। ऐसे में इन्फोटेल के ऑक्शन जीतने के चांसेस काफी कम नजर आ रहे थे। तभी अचानक से एक्सिस बैंक की तरफ से 2,500 करोड़ की बैंक गारंटी मिल जाती है, जिसकी वजह से 11 जून 2011 को ऑक्शन के रिजल्ट में यह कंपनी स्पेक्ट्रम की नीलामी जीतने में कामयाब हो जाती है। इन्फोटेल के वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज का लाइसेंस जीतते ही उसी दिन शाम को रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी 4,800 करोड़ रुपए देके इन्फोटेल को एक्वायर कर लेती है। और दोस्तों 2 साल न जाने कौन सी खिचड़ी पकने के बाद में अचानक एक दिन 2013 में इन्फोटेल का नाम बदलकर रिलायंस जियो कर दिया जाता है। दोस्तों कोइंसिडेंटली ये वही साल था जब अचानक से ट्राई की तरफ से रिलायंस जियो में वॉइस कॉल का फीचर भी अलाउ कर दिया जाता है। ट्राई के इस फैसले के बाद में दूसरी सभी टेलीकॉम कंपनीज को काफी तगड़ा शॉक लगता है, क्योंकि ऑक्शन के टाइम में इसमें वॉइस कॉल का फीचर अवेलेबल नहीं था। तभी तो बाकी सभी टेलीकॉम कंपनीज ने इसे खरीदने से मना कर दिया था। अब अचानक से इसमें वॉइस कॉल का फीचर ऐड हो जाना इन सभी कंपनीज के लिए घाटे का सौदा हो सकता था। जियो ने फिर ट्राई के इसी फैसले का फायदा उठाते हुए सितंबर 2016 में रिलायंस जियो को एज ए टेलीकॉम नेटवर्क कहकर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों ये वही साल था जब जनवरी महीने में एयरसेल के लगभग 8.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे और बेस्ट नेटवर्किंग की वजह से 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अपने कॉम्पिटिटर्स को हो रहे इस प्रॉफिट को देखने के बाद मुकेश अंबानी ने जियो को घर घर में पहुंचाने के लिए बाकी सभी टेलीकॉम कंपनीज के साथ प्राइस वॉर शुरू कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टेलीकॉम मार्केट एक तरीके का ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट होता है, जहां सेलर के कंपैरिजन में बायर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है और अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स की जरूरत पड़ती है।
इन सभी पर डीप डिस्कशन करने के बाद में मुकेश अंबानी ने जियो को प्रमोट करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बाकी कंपनीज के यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जियो ने शुरुआत में लोगों को फ्री में सिम कार्ड के साथ साथ भर भर के डेटा भी देना शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे सभी टेलीकॉम कंपनीज के सब्सक्राइबर जियो की तरफ भागने लगे, जिसका सबसे बड़ा असर एयरसेल के सब्सक्राइबर पर दिखाई देने लगा। जहां 2016 में जनवरी में एयरसेल कंपनी ने 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था, वहीं सितंबर में जियो के आने के बाद में उसे 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लॉस हुआ था, जिसके बाद में दोबारा से सभी टेलीकॉम कंपनीज ने खुद के बिजनेस को ट्रैक पे लाने के लिए अपने रिचार्ज प्लान के प्राइस को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। प्राइस को कम करने के कारण कंपनी को फायदा होने की वजह हर महीने ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने लगा, क्योंकि जियो अभी तक सारी सर्विसेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा था। मंथ बाय मंथ हो रहे इस नुकसान ने सारी टेलीकॉम कंपनीज को बैंकरप्ट होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद इन कंपनीज के पास दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी के साथ मर्ज हो जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, जियो की एंट्री होने की वजह से एयरसेल को काफी टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। तभी तो एयरसेल की मार्केट कंडीशन को देखते हुए इसकी पेरेंट कंपनी मैक्सिस ने भी एयरसेल को इन्वेस्टमेंट देना बंद कर दिया। दोस्तों, ये वही साल था जब कंपनी के पास अपने 3000 एम्प्लॉइज को सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं बचे थे, और तो और कंपनी के ऊपर 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा चढ़ चुका था। जिसके बाद कंपनी ने खुद को इस कर्ज से बचाने के लिए और कंपनी की डूबती नैया को पार लगाने के लिए मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ मर्ज करने का सोचा। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन भी उस वक्त कोई खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। ऐसे में दोनों कंपनीज के मर्ज हो जाने की वजह से दोनों को प्रॉफिट हो सकता था। कंपनी के शेयर बढ़ के 15% हो जाते, जिससे शायद ये कंपनी एक बार फिर से टॉप 4 टेलीकॉम कंपनीज में से एक बन जाती। दोस्तों, पर ऐसा ना हो सका। दोनों कंपनीज के मर्जर होने से पहले ही इतनी सारी कंट्रोवर्सीज मार्केट में आ गई कि दोनों कंपनीज के साथ आने का प्लान कैंसिल हो गया, जिसके बाद में बैंक के बढ़ते हुए कर्ज को कम करने के लिए कंपनी के पास नेटवर्किंग एरिया को कम करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा। और इसी वजह से एयरसेल ने महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिया, क्योंकि उस वक्त उन सभी स्टेट के अंदर जियो के यूजर काफी ज्यादा हुआ करते थे। और तो और एयरसेल की हालत इतनी खराब हो गई थी कि ये दूसरी टेलीकॉम कंपनीज को कॉल या मैसेज के इनबाउंड चार्जेस तक पे नहीं कर पा रही थी। ऐसे में एयरसेल के यूजर्स को दूसरे कंपनी के यूजर्स को कॉल या मैसेज करने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, जैसे कि कॉल आउट ऑफ कवरेज चले जाना, नेटवर्क इश्यू होना वगैरह वगैरह। धीरे धीरे इसी वजह से बाकी सभी कंपनी से एयरसेल का इनबाउंड कनेक्शन टूटने लगा, जिसकी वजह से इनके यूजर्स को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से ऑलमोस्ट सभी यूजर्स ने एयरसेल का सिम यूज करना बंद कर दिया, और देखते ही देखते एक दिन ऐसा आया कि इनके पास बस गिने चुने यूजर्स ही बच गए थे। उस वक्त माहौल ऐसा था कि एयरसेल को जो कोई भी छोड़ता था वो सीधा जियो के पास जाता था। ऐसे में जियो का जो मार्केट शेयर था वो काफी बढ़ते जा रहा था, और एयरसेल का जो मार्केट शेयर था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। ऐसे में एयरसेल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच रहे थे। सबसे पहला, वो किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज कर लेती, दूसरा वो अपनी कंपनी बंद कर देती। दोस्तों, ऐसी हालत कुछ एयरटेल की भी थी। अपनी बैंकरप्सी को बचाने के लिए भारतीय एयरटेल ने टाटा के साथ हाथ मिला लिया, और उसके बाद में टाटा ने एयरटेल को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया। उसके बाद में दोस्तों, एयरटेल के यूजर्स बढ़ाने के लिए टाटा का जो टेलीनॉर था उसको भी मर्ज कर दिया गया, और इसके बाद में इसके जो सब्सक्राइबर्स थे वो काफी अच्छे खासे बढ़ गए। पर वहीं अनिल अंबानी के साथ मर्ज होने की कंट्रोवर्सी सामने आने के बाद एयरसेल के साथ मर्ज करने के लिए कोई भी कंपनी तैयार नहीं थी, जिससे कंपनी के साथ साथ एयरसेल के डिस्ट्रीब्यूटर और वर्कर को भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। और दोस्तों, देखते ही देखते एक अच्छी खासी कंपनी जिसके पास 8.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे, उसने जनवरी 2018 में बैंकरप्सी फाइल कर ली। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मुकेश अंबानी ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज के दम पर एक ऐसी कंपनी बनाई जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, और उसके बाद में उस कंपनी के थ्रू वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज की नीलामी में हिस्सा लिया, और फिर यहां वहां के हाथ पैर मारकर ट्राई के थ्रू वॉइस कॉल का भी अप्रूवल ले लिया, और उसके बाद में प्राइस वॉर के दम पे टेलीकॉम सेक्टर में अपना दबदबा बना लिया, जिसकी वजह से एयरसेल और ऐसी कुछ और भी कंपनीज को बैंकरप्ट होना पड़ा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड, फैमिली मेंबर और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।